So we are going to start with stoichiometry. ठीक है, बेसिक चैप्टर है. स्टोइशियोमेट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में ऐसा कम ही आते हैं, बट इट इज अ बेसिक, वेरी बेसिक चैप्टर. तो इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो इसको हमें काफी सीरियसली पढ़ना है. नाउ स्टोइशियोमेट्री में स्टार्टिंग हम करते हैं फ्रॉम मोल्स. ठीक है, तो व्हाट इज मोल? मोल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज ए काउंटिंग यूनिट. काउंटिंग में हम यूज करते हैं. ठीक है, just like you have one more unit, that is dozen. It's kind of like that. जैसे आपको पता होगा कि 1 डजन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई 12 यूनिट्स हैं किसी चीज की. ठीक है, तो 1 डजन इज 12 यूनिट्स. तो मोल भी कुछ इस तरीके से ही है. 1 मोल ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 6.022 into 10 raised to power minus 10 raised to power 23 यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स. किसकी यूनिट्स? तो डजन में आप किसकी यूनिट लेते हैं? कोई भी ले सकते हैं. तो सिमिलरली मोल्स में यू कैन टेक यूनिट्स ऑफ एनीथिंग. 1 मोल इज दिस मच यूनिट्स ऑफ एनीथिंग. नाउ व्हाट दिस एनीथिंग कैन बी? इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल और आयन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. सो इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. इतने अगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं 6.022 into 10 raised to power 23, तो वी कॉल दैट क्वांटिटी 1 मोल. ठीक है, तो इट्स लाइक ए क्वांटिटी दैट यू कैन काउंट. काउंटिंग यूनिट है. यहाँ पे इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से. Na इज एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, तो जहां भी हम ये लिख रहे हैं Na, दैट मीन्स दिस नंबर. तो what this Na will be? This will be 6.022 into 10 raised to power 23. अब यहाँ पे देखो मोल हमने डिफाइन कर लिया दिस मच यूनिट्स. नाउ लेट्स से यू नो नंबर ऑफ यूनिट्स. हमें पता है कि कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स है. वी वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, सो वी वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. तो बेसिक कॉमन सेंस क्या बोलता है कि भाई देखो आपके पास मान लो कोई आपको बोले कि यू हैव 24 एप्पल्स लेट्स से. ठीक है, हाउ मेनी डजन्स? तो डजन में क्या करना है भाई आपको? 24 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो बेस यूनिट है दैट इज 2 डजन. सिमिलरली अगर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कितने पार्टिकल है? पार्टिकल में इनमें से कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द बेस यूनिट, दैट इज यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर. तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स. तो पार्टिकल्स आपको अगर दे रखे हैं तो मोल्स इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई अगर पूछता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in N2 gas sample, containing 24 into 10 raised to power 20 molecules. तो कितने मोल N2 यहाँ पर होगा? ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इजी क्वेश्चन है. पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स of N2 is how much? Given number of particles 24 into 10 raised to power 20 upon Avogadro number 10 raised to power 23. So this is around almost 2 and this is 3. So that comes out to be 2 into 10 raised to power minus 3.
that is 0.002 moles. ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहे हो, एटम कितने हैं? ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट नाइट्रोजन एटम्स। तो देखो एटम्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है N2 के मोल्स कितने हैं, 0.002। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2, तो इंटू 2 कितना हो गया टोटल, सर ये 0.004 मोल्स। राइट, 0.004 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपसे N2 पूछा गया है या नाइट्रोजन पूछा गया है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट, वी हैव डन सम कैलकुलेशन एरर, 24 इज सर वहां पे 4 होना 4 चाहिए। आएगा, राइट, आई गॉट दैट कि यहाँ कैलकुलेशन में एरर है, इट शुड बी 4, सो दिस शुड बी 4। इसको सही कर लेते हैं। दिस इज 8, ठीक है, सो 6 इंटू 4 इज 24। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालना आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के मोल्स पूछे हैं या आइटम पूछे हैं, सो अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। नाउ लेट्स से 2-3 डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए यहाँ पर। एक तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम का मास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए कार्बन 612 है, कार्बन 12 है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12 AMU, और रिसेंट नोटेशन में इसको क्या लिखते हैं, यू, यू इज यूनिफाइड मास, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। ये पुरानी नोटेशन है, पहले यूज करते थे, नाउ इट इज नोन एज यूनिफाइड मास यू, AMU, बट स्टिल पीपल यूज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, so we all know that 1/12 of that is 1 AMU, 1/12 of C12 atom। 1 AMU को अगर किलोग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 AMU comes out to be 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, और the same unit is 10⁻⁻23 in grams। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्जन क्या है। Now second thing we want to know is molar mass। मोलर मास और एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है, तो इंटरचेंजेबली हम मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास यूज कर लेते हैं, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। मोलर मास क्या है, इट इज मास ऑफ 1 मोल। किसका 1 मोल, तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है,
So let's say you have to calculate molar mass of let's say we have this atom 612 carbon 612. ये कार्बन 12 यहाँ 24 होगा, कार्बन 12 है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास इज व्हाट? दिस विल बी 12 AMU, ठीक है। व्हाट अबाउट मोलर मास? मोलर मास ऑफ C12 एटम्स, ये कितना होगा? तो आपका एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। हाउ मेनी एटम्स वी हैव इन मोल? 6.022 into 10 raised to power 23 into 12 into 1.67 into 10 raised to power minus 24, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज एक्चुअली 1। तो यहां पर अगर आप देखें तो दिस नंबर इज एक्चुअली 1/Na। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगा, तो 1 into 12 इज 12 ग्राम, दिस इज इन ग्राम, ठीक है। तो AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पर आपका जो एवोगैड्रो नंबर है, इट इज नॉट ए आर्बिट्री नंबर, कोई भी आर्बिट्री नंबर नहीं है ये आपका कन्वर्जन फैक्टर को रिवर्स करके आया हुआ है, ठीक है। जो ग्राम में कन्वर्जन फैक्टर है उसको हमने रिवर्स कर लिया, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर एक्चुअली। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस काइंड ऑफ वैल्यू। भाई सिंपल वैल्यू भी तो ले सकते थे, वी कुड हैव टेकन 10 raised to power 20, 10 raised to power 30. Why we had to take 6.022 into 10 raised to power 23? Because that will simplify things. कैसे? जब हम बात कर रहे हैं मोलर मास, तो एक मोल का मास निकालना है, एटॉमिक मास है 12। तो अगर हम ये नंबर चूज करते हैं जो कि इसका इनवर्स है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स फॉर मोलर मास आई डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन, आई डोंट हैव टू डू कैलकुलेशंस। हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई जितना मास आपका AMU में है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास विल बी सेम थिंग इन ग्राम्स, बट बस यूनिट चेंज करना है आपको। तो इससे क्या होगा कि मोलर मास की जो कैलकुलेशन है दैट बिकम्स सिंपल। दैट्स व्हाई दिस नंबर, दिस आर्बिट्ररी नंबर इज चूजन। इट्स नॉट आर्बिट्ररी, इट्स रिवर्स ऑफ दैट, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन आपकी सिंप्लीफाई हो गई। तो आपको क्या याद रखना है, जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है AMU में, वही ग्राम में क्या हो जाएगा आपका? मोलर मास, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज मास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O, H2O का मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का मास 1, 2 into 1 प्लस दिस इज व्हाट 16, तो ये आ गया 18 AMU। अब मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम नहीं है। मोलर मास क्या होगा यहाँ पे? दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल। तो हमें क्या करना है? 18 AMU है, तो हमें पता है कि भाई ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन से 1 ही आएगा, तो इट इज जस्ट द सेम थिंग। 18 यूनिट्स चेंज हो जाएंगी ग्राम, ठीक है, तो 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, दे डोंट मीन द सेम थिंग, दे मीन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ मोल्स, मोल्स को इस तरीके से डिफाइन करा है कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वही आपका क्या होता है? मोलर मास भी होता है, बस यूनिट चेंज हो जाती है।
सो दैट इज हाउ वी डिफाइंड मोल्स, ठीक है, बट उनका जो मीनिंग है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. So molecular mass we have defined, molar mass we have defined, and then we have defined atomic mass. अब इससे हम क्या कर सकते हैं? We can calculate number of moles in a different way. अगर आपको मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल, तो दैट इज मोलर मास. ठीक है, तो दिस वी कैन यूज टू कैलकुलेट मोल्स व्हेन मास इज गिवन. तो या तो मास गिवन होगा या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वी कैन यूज दिस वन. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेट्स से 36 ग्राम H2O है आपके पास, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका 36/18, दैट इज 2 मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na, एवोगाड्रो नंबर, तो दिस विल बी 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर. तो 2 into 6.022 into 10 raised to power 23, that comes out to be 44012 10 raised to power 23. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के लिए आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग. नीचे कर दो, नीचे लाना. एक बार सब लोग लिख लो इसको पहले. लिख लिया सर. लिख
Is it done? Yes, sir. Okay. किसी ने नहीं लिखा हो तो बता दीजिएगा. We will stop. ठीक है. Okay, let's do some simple questions. Calculate number of moles in the following. इसमें देखिए क्या आंसर आएगा. सर वो टी क्या है? What is P? P is phosphorus. P4. ठीक है. P4 is phosphorus का एलोट्रोप होता है. सर ये 31 ग्राम फॉस्फोरस लिखा है ना. अपने आंसर्स आप लिख दीजिए, एक बार चैट में मेंशन कर सकते हैं. मेंशन योर आंसर्स.
आंसर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन मास 64 है, मोलर मास विल बी 16 + 16 32 grams, तो 2 moles. Similarly 23 by 23, that is 1. 31 by 31 into 4, phosphorus का मास 31 है, 4 phosphorus है, that will be 1 by 4 moles. 90 by 18, that will be 5 moles. 49 molar mass 98, 1 by 2 moles. This is 56 by 56, 1 mole. सबका आंसर आई गेस सही है, यस। ठीक है, सबको कैलकुलेट करना आ गया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। In 90 gram of H2O, calculate number of moles of water, number of H2O molecules. Number of moles of hydrogen atoms. Number of moles of oxygen atoms. Number of electrons. Number of moles of neutrons. ये देखिए एक बार इसमें क्या आंसर आ रहा है।
इसका आंसर आ गया सबका? ओके, सॉल्यूशंस देख लेते हैं इसके आंसर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, हाउ मेनी मोल्स? गिवन मास इज 90 डिवाइडेड बाय 18, that is 5 mole. Number of molecules, so that will be number of moles into Avogadro number, तो 5 times Na, ये आप लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। What about number of hydrogen atoms? तो देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अगर 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यहाँ पे आपसे मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे हैं, पर यू हैव बीन आस्क्ड मोल्स, तो सेम रेशियो है। 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, तो 5 मोल में 5 इंटू 2 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली ऑक्सीजन क्या है? 1:1 रेशियो, 1 मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन, so this will be 5 into 1, so that is 5 mole. ये कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप ये बताइए H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो 1 मॉलिक्यूल हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 30.11 इंटू 10⁻23, 30.11 into 10⁻23. These are number of H2 molecules. Each molecule has 10 electron. So into 10. तो ये आ जाएगा आपका 3.011 into 10⁻24, 25. ठीक है। What about number of moles of neutron? तो देखो यहाँ पे number of electron पूछा है, moles नहीं पूछा है। It is number of electrons, so it is this much. यहाँ number of moles पूछा है, तो हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो हाइड्रोजन के पास तो 0 है, तो यू हैव 8 न्यूट्रॉन्स, तो 5 मोल वाटर, each water molecule will have 8 neutrons, तो 5 into 8, that is 40 mole, ठीक है, तो that will be your answer. इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोबारा समझाइए सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? हमें पता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 30 इंटू 10⁻23, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 तो हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स सबके पास 10 है, तो इंटू 10, दिस विल बी 300 इंटू 10⁻23, तो ये क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻25। इज इट क्लियर नाउ? यस, ओके, ठीक है।
तो आई होप सबको ये कैलकुलेशन करना आ गया होगा। नेक्स्ट एक और तरीका हम मोल्स निकालने के लिए यूज करते हैं, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। कई बार हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो whenever volume is given you can apply this equation. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT. P is pressure of gas, ये आपको लेना है ATM में। Okay, number of neutrons is not clear. It's the same thing. आपको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो वाटर कितना है? वाटर इज 5 मोल। अगर एक मॉलिक्यूल के पास 8 न्यूट्रॉन है तो एक मोल के पास कितने होंगे? 8 मोल होंगे। तो ऐसे समझिए इसको कि 1 molecule H2O has 8 neutrons. 1 mole H2O will have what? 8 mole neutrons. तो 5 mole will have what? 8 into 5, 40 mole neutrons. ये समझ में आया? Is it clear now? सर Yes. सर जैसा कि मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मॉलिक्यूल्स, इन द सेम वे सर हम न्यूट्रॉन्स के लिए एग्जैक्टली नहीं कर सकते क्या? आपसे पूछा नहीं है ना वो। क्वेश्चन इज नॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यू हैव टू डिवाइड दैट बाय Na. जितने भी न्यूट्रॉन होंगे डिवाइड दैट बाय एवोगाड्रो नंबर। तो या तो इसको ये लिख के इंटू 8 कर लो और डिवाइड बाय Na कर लो, आंसर फिर 40 आएगा आपका। या फिर डायरेक्टली मोल से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इलेक्ट्रॉन्स, आपसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कितने मोल न्यूट्रॉन है, ये नहीं पूछा कितने न्यूट्रॉन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स। तो आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो आप क्या करिए 30 इंटू 10⁻23 इंटू 8 डिवाइड बाय Na, आंसर विल अगेन बी 40। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मोल से कर सकते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है तो एक मोल में 8 मोल होंगे, 5 मोल में 40 मोल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मोल्स पूछा है, यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछा है, दोनों में डिफरेंस। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, इट इज क्लियर नाउ। ओके, तो प्रेशर आपको यहाँ पे PV इक्वल टू nRT, देखिए आइडियल गैस के लिए स्टोइशियोमेट्री में गैसेस को हम आइडियल अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, प्रेशर इज इन ATM, वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आपको लेना है लीटर में। N इज नंबर ऑफ मोल्स, T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर ये सब यूनिट लेंगे तो R की वैल्यू आती है 0.0821 इंटू 10, सॉरी 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ये आपकी यूनिट आ गई R की। R को हम बोलते क्या है? इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इक्वेशन यू कैन यूज व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर निकालना है तो। यहीं पे R की यूनिट्स अगर हम चेंज कर दें तो इसको अगर जूल में ले लें तो इट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन, एंड इट इज ऑल्सो 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। तो यहाँ पे आप प्रेशर ATM में लोगे, वॉल्यूम लीटर में लोगे, देन इट विल बी दिस वैल्यू। ठीक है, गैसेस के रेस्पेक्ट में आपको दो चीजें याद रखनी है।
एक तो आपको याद रखना है STP कंडीशन। STP stands for standard temperature and pressure. This is standard temperature and pressure. यहाँ पे लेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और 0 डिग्री। प्रेशर आपको लेना है 1 atm, ठीक है। अभी नई कन्वेंशन में यू ऑल्सो टेक 1 बार, उसमें वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आती है, बट बहुत सारी बुक्स में अभी 1 atm ही रहते हैं, तो यू कैन डू दैट 1 atm। 1 atm और 1 बार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बार में दिया हुआ है तो टेक बार ओनली। 1 atm is 1.013 बार। इसी तरीके से एक कंडीशन और होती है RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ टेम्परेचर लेंगे 25 डिग्री और 298 केल्विन, प्रेशर विल बी 1 atm। यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है अगर कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, तो क्या करेंगे आप, PV is equal to nRT लगाएंगे। PV is equal to nRT, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT by P। 1 मोल 0.0821, टेम्परेचर इज 273 by 1 atm, तो ये आपका अराउंड आता है 22.4 लीटर। ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल गैस एट STP इज 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम STP पे दे रखी है, तो यू कैन डिवाइड बाय दिस नंबर एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली, ठीक है। मान लो 44.8 लीटर आपको दे रखा है गैस STP पे, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल गैस। आइडियल गैस में गैस की आइडेंटिटी क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, नाइट्रोजन है, डज नॉट रियली मैटर, वॉल्यूम सबका सेम ही आएगा जब तक कि आप आइडियल अज्यूम कर रहे हो। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस at STP, calculate number of H2 molecules present in gas sample। इसमें देखिए क्या आंसर आएगा, इसको नोट भी कर लेना यहाँ से।
सर लिख लिया। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 11.2 एसटीपी पे 1 मोल कितना होता है 22.4, तो ये आ गया 1/2 मोल्स। नंबर ऑफ H2 molecules 1/2 into Avogadro number 6.022 10⁻23, तो आएगा 3.011 into 10⁻23। ये आएगा, सबका ही सही है। नो, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? ग्राम एटम सिंपली अगर बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर निकालना है हमें, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर एटॉमिक मास। यहाँ एटॉमिक मास लेना है आपको, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है। Calculate number of gram equivalents, sorry, gram atoms. इसमें देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स सेम नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ओनली,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, चाहे आपको मोलिक्यूल दिया हुआ है चाहे एटम दिया हुआ है, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, इट इज नॉट सेम एज नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो ये पूछता है कि भाई कितने मोल एटम्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स कितने होंगे 32, atomic mass 16, that will be 2 gram atoms, 2 gram atoms means 2 moles of atoms। Similarly यहाँ पे 10/2 5 gram atoms, यहाँ पे क्या लें 36/18, नो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि भाई एटॉमिक मास को किसका लें, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियसली किसी का नहीं ले सकते। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि आपका जो ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स is not used for heterogeneous molecules। heterogeneous molecules क्या है, जहां पे डिफरेंट एटम्स आपके पास, homogeneous means same type of atoms, तो same type of atoms होंगे तभी we can use, because then only you will have single atomic mass। तो यहाँ O2 है, H2 है, मान लीजिए एसिड होता है यहाँ पे, इसके लिए भी यूज कर सकते थे, मान लो ये 16 ग्राम है तो 16/32 that will be 2, ठीक है। So it is used for molecules that have same type of atoms in it। अलग अलग एटम्स है तो नहीं यूज करेंगे उसके लिए। Is it clear to all? ये सबको समझ में आ गया? 10/1 आएगा ना? राइट 10/1 एटॉमिक मास है यहाँ पे, हमने भी वही गलती करी है। यस इट शुड बी 10/1, यहाँ सब 10 आ जाएगा। ओके now let's talk about gram equivalent, concept of gram equivalents। ग्राम इक्विवेलेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समटाइम्स इट इज इजी टू यूज ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसकी डेफिनेशन मोल्स से मिलती जुलती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास की जगह यहाँ क्या लेंगे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट और मास, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर को लेट्स से वी आर रिप्रेजेंटेटिव बाय nf, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इक्विवेलेंट वेट को यहाँ रख दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ GMEQ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये जो n फैक्टर है आपका, ये डिवीजन में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n फैक्टर यहाँ आ जाएगा। व्हाट इज गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका एक और डेफिनेशन क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे हमें मोलर मास पता है, गिवन मास भी पता है. नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एन फैक्टर. एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे. सो लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर्स. कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर. तो पहला हम देखेंगे एन फैक्टर फॉर एसिड्स. एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा? एसिड के लिए एक टर्म डिफाइंड होती है बेसिसिटी. बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस furnished by an acid molecule in solution. सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल जो एसिड है कितने H प्लस आयंस दे रहा है, दैट इज इट्स बेसिसिटी. फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास है, एक H प्लस देता है प्लस Cl माइनस, ठीक है. तो दिस वी कैन राइट एज H प्लस एंड Cl माइनस. इसको पानी में डालेंगे तो ये मिलेगा हमें. तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? बेसिसिटी इज 1. एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस मिलेगा. सो एन फैक्टर फॉर एसिड इज नथिंग बट बेसिसिटी. एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर है वो बेसिसिटी है. तो आप नंबर ऑफ H प्लस काउंट कर लीजिए, दैट इज इट्स एन फैक्टर. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे. आपको बेसिसिटी और एन फैक्टर बताना है. इसको नोट कर लीजिए एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन.
ओके, आंसर्स देख लेते हैं इसके। HNO3 नाइट्रिक एसिड, बेसिसिटी 1 and वेक्टर 1, 2 and 2, 2 and 2, 1 and 1। यहाँ पे हो जाएगा 3 H प्लस है। यहाँ पे देखिए H प्लस 3 है, लेकिन आंसर इसका 2 आएगा। यहाँ पे 3 H है, एक ही H प्लस निकलेगा यहाँ से। दिस इज ऑल्सो 1 and 1। यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये 4 केसेस क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ फॉर्मूले में कितने हैं उससे मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, हाउ मेनी ऑफ दैट कैन बी आयनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ H प्लस। तो आप H3PO4 अगर देखेंगे, H3PO4, तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट विल गेट रिमूव्ड एज H प्लस। तो इसका एन फैक्टर 3 आ गया। H3PO3 अब जो आप देखेंगे तो नॉट ऑल ऑफ दीज 3 आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन, एक डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड। तो यहाँ वाला जो है ये विल नॉट आयोनाइज एट H प्लस, विल नॉट आयोनाइज एज H प्लस इन वाटर। तो ये पानी में जाके H प्लस नहीं बनाएगा। ओनली 2 कैन फॉर्म H प्लस, 1 एंड दिस वन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आंसर यहाँ आ गया 2। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस H3PO3, H3PO2, तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल लुक लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH। अब यहाँ ऑक्सीजन से एक ही अटैच्ड है डायरेक्टली, ये तो नॉन आयनाइजेबल है, तो आंसर इज 1। तो फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है उससे मतलब नहीं है, you need to see the structure, how many H plus, how many hydrogens are there that can be ionized as H plus। तो ऐसे केसेस में ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है that will get ionized। तो यहाँ पे आंसर हाइड्रोजन 3 है लेकिन आंसर 2 है। सिमिलरली हाइड्रोजन 3 आंसर 1। ये केस थोड़ा और सरप्राइजिंग है। यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, यहाँ पर OH 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 तीन हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तीनों निकल जाने चाहिए, बट दिस इज नॉट ए ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड ये है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं निकलता, देन आंसर शुड बी 0। नो, आंसर इज नॉट 0। ये कंपाउंड बाय द वे आप जानते होंगे इसके बारे में, दिस इज नोन एज बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल एम्प्टी है इसके पास। जैसे ही आप वाटर में इसको डालेंगे तो वाटर के लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, बोरॉन OH, ऑक्सीजन H प्लस एंड माइनस। तो यहां से एक H प्लस निकल जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट, BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे जो H प्लस आ रहा है ये एसिड से नहीं आ रहा है, वाटर ऑक्सीजन के लोन पे डोनेट कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद H प्लस निकल रहा है। तो यहाँ OH बच गया, H प्लस विल बी हियर। तो इसलिए एन वेक्टर क्या है 1। एक मॉलिक्यूल को जब हम वाटर में डालेंगे तो यू विल गेट 1 H प्लस। सो आंसर इज 1। नन ऑफ दीज हाइड्रोजन्स आर आयनाइजिंग। ठीक है, ये खाली ऑर्बिटल होने की वजह से H2O यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ऐसे एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने पर H प्लस देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो ये आपका क्या है, लुईस एसिड। ठीक है, बेसिसिटी इसकी 1 है। इज दिस क्लियर? बोरिक एसिड, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बोरिक एसिड में क्या रखना, इट इज ए लुईस एसिड। अब बोरिक एसिड को कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं लोग, BOH होल थ्राइस।
ठीक है, ये अभी पिछले इसी साल क्वेश्चन आया था एक, इसमें 3 बेस दिए हुए थे, एक बोरिक एसिड दिया हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि कौन सा कंपाउंड डिफरेंट है, डिफरेंट नेचर का है। तो यहाँ पर बोरिक एसिड को ऐसे लिखने पे लोगों ने बेस ही अज्यूम कर लिया इसको कि ये बेस है, बट दिस इज नॉट बेस, इट इज नॉट गोइंग टू गिव OH माइनस, दिस इज एसिड। अब इसको आप कैसे भी लिख दो, ऐसे लिखोगे तो बेस थोड़ा ना बन जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज दिस, बट दिस इज नॉट ए बेस। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर्स एंड दिस वन। ये सबने लिख लिया होगा। Yes, sir. Now let's talk about n factor for base. N factor for base. बेस के लिए आपकी जो क्वांटिटी है डिफाइन एसिडिटी। एसिडिटी इज नंबर ऑफ OH minus ions furnished by one molecule of base, one base molecule। तो यहाँ सिंपल ही है, NaOH अगर है आपके पास तो एसिडिटी क्या होगी इसकी 1। एन फैक्टर फॉर बेस क्या हो जाएगा, एन फैक्टर फॉर बेस इज एसिडिटी। तो यहाँ पे n factor will be 1. Similarly, let's say you have KOH, acidity, n factor 1 and 1. MgOH whole twice 2 and 2. Okay. This is 3 and 3. तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है ऐसे। थर्ड इज n फैक्टर फॉर आयन। ये सिंपल है, n फैक्टर फॉर आयन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन।
जो भी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर कर दो, मैग्नीट्यूड देखना है। फॉर एग्जाम्पल you have Na plus and vector is 1, Cl minus 1, sulfate आ जाएगा 2, Mg2 plus it is also 2। तो जो भी आपका मैग्नीट्यूड है चार्ज का वही आपका एन वेक्टर होगा आयंस के लिए। एन वेक्टर फॉर compounds, more specifically we are talking about salts, ionic salts। एन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टोटल मिला के सब सेम ही आएगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव NaCl, तो यहाँ पे इसका चार्ज +1 है, इसका -1 है, एन फैक्टर क्या हो गया 1। MgCl2 +2 क्लोरीन -1, लेकिन 2 क्लोरीन है तो -2, तो एन फैक्टर चाहे +2 ले लो चाहे -2, आंसर इज 2। Similarly, you can take Na2CO3, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से आप एन फैक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 4 केसेस आपको याद रखने हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। सर हाँ बताइए। सर KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड में सर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस में? देखिए वो हम रेडॉक्स रिएक्शन में सेपरेटली स्टडी करेंगे उनको, जब स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे उसमें। सो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर ठीक है। विल डू एट द एंड, ठीक है, आफ्टर स्टोइचियोमेट्री।
ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं. Question is calculate gram equivalent in the following. सर Right. Na2CO3 में n फैक्टर 2 कैसे हो? चार्ज देख लीजिए. +2 -2. ठीक है. हाँ यस सर. इसमें देखो क्या आंसर आएगा. सर फोर्थ वाला और सेकंड वाला सेम है. फोर्थ और सेकंड और सेम. ओके, डिफरेंट कर लेते हैं इसको.
हो गया सर। ओके मोल्स कितने हैं यहाँ पे 73/36.5 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 इंटू एन फैक्टर ये है 1 मोल तो 1 इंटू 2 ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर यहाँ 2 है KOH एन फैक्टर 1 मोल्स कितने हैं 112/56 2 इंटू 1 दैट इज 2 98 so this is also 1 mole 1 into n factor is 3 तो ये हो गया 3 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर you have 190/85 2 mole so this is 2 into 2 that should be equal to 4 सबका आंसर यही आ रहा है Yes, sir. ओके गुड ठीक है तो यहां तक हमने क्या करा है ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना नाउ वी कैन डू दैट फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड आयंस ठीक है एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वी विल सी इन रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स में जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे ठीक है इसके आगे का वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट क्लास वी विल आल्सो डिस्कस कंसंट्रेशन टर्म्स ठीक है तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जा करके घर पे ग्राम इक्विवेलेंट पे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे देन वी विल कंटिन्यू विद कंसंट्रेशन टर्म्स ठीक है